दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है। जैसे ये 306 है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रल। तो हमें यह पता लगाना है कि वे दोनों क्रमागत कौन कौन सी संख्या है। ठीक है, तो प्रश्न को आप समझ लीजिए। दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीगर का प्रोडक्ट है 306 और अब हमें ये पता लगाना है कि वे कौन सी दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 306 हो रहा है। तो हमें तो मालूम नहीं है ना, तो नहीं मालूम है तो हम एक संख्या को x मान लेंगे। एक संख्या को हमने मान लिया कि x है, तो क्रमागत संख्या उसके बाद वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, x प्लस 1 होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप यहाँ पर संख्या ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 18। ठीक है, इसके बाद वाली संख्या की हमको जरूरत है तो हम क्या करेंगे, 18 में प्लस 1 कर देंगे। ठीक ना, तो ये 18 है तो ये 19 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग को ये तो पता नहीं है कि ये कौन सी संख्या है, ये 18 है, 20 है, 47 है, तो नहीं मालूम। तो नहीं मालूम है तो इसको हमने x मान लिया। लेकिन हम जानते हैं कि उसके बाद जो संख्या आएगी उसमें 1 अधिक होगा वो, तो x प्लस 1 हमने कर दिया। दोनों का गुणा हम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का गुणनफल 306 हो रहा है। ये 306 हो रहा है। तो आइए हम पता लगाएं कि x का वैल्यू क्या होगा, फिर x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, इसका हमें पता लगाना है। तो चलिए इसमें x और x का हम गुणा कर देते हैं, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। x और प्लस 1 का हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इज इक्वल टू 306 हो गया। इसको हम बाएं साइड में लाएंगे तो धन है तो ऋण हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहां पर इसका गुणनखंड करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज के लिए हमने आपको बतलाया था कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हम गुणा करते हैं। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, गुणा कर दिए माइनस हो गया और 306 हो गया ये, और एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके दो खंड क्या होंगे, इसके दो खंड में एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तभी तो दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस होगा। इसका दो खंड हमें निकालना पड़ेगा और इसका दो खंड क्या होगा, x हो जाएगा और x हो जाएगा। घात का आधा कर दिया जाता है तो x हो गया इसके दो खंड, और माइनस के दो खंड हो गए प्लस माइनस। आइए 306 का हम यहां पर खंड करेंगे, तो 306 का हम खंड कैसे करेंगे, ये तो क्लियर हो गया है कि एक खंड का चिन्ह प्लस होगा और दूसरे खंड का चिन्ह माइनस होगा। जब प्लस माइनस होगा तो घटाने पर इतना होना चाहिए, प्लस x होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमें ऐसे दो संख्याओं की आवश्यकता है कि एक संख्या में से दूसरी संख्या को हम घटा दें तो 1 आ जाए। तो आइए इसको पहले हम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, अब ये 3 से कटने वाला है तो ये हो जाएगा 5 1। अब ये 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, फिर 17 से आप काटेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब आइए हम यहाँ पर एक पेयर बनाते हैं, तो 2 3 6 6 3 18, एक खंड 18 हो गया और दूसरा खंड 17 हो गया। 18 में से 17 घटाते हैं तो एक तो आ जाएगा। तो ठीक है, बहुत आसानी से ये खंड हमें प्राप्त हो गया 18 और 17। ओके, तो 18 और 17 दो खंड हमको प्राप्त हो रहे हैं, तो 18x और 17x। अब सवाल ये उठता है कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। तो आप इस मध्य टर्म को देखिए, मिडिल टर्म को,
यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो इसमें जो बड़ा होगा वह प्लस होगा और जो छोटा होगा वो माइनस होगा। ठीक है, दोनों खंड हम प्राप्त कर चुके हैं। अब इस गुणनखंड को, फैक्टराइजेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इस एक्स के जगह पर हम लिखेंगे प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल यहाँ पर बात आप समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो दोनों का गुणनफल 306 था। आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसका एक ग्रुप कर देंगे और इसका एक अलग ग्रुप कर देंगे। इसमें क्या कॉमन मिलेगा? इसमें कॉमन मिलेगा x। तो x जब आप इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ तो x हो जाएगा और प्लस यहाँ 18 होगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी हम देख रहे हैं माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और 17 हम अगर कॉमन ले लें यहाँ पर 17, तो फिर क्या होगा, यहाँ x बच जाएगा और जब हम 306 में 17 से भाग देंगे तो फिर हमें यहाँ पर बचेगा 18 इज इक्वल टू 0। तो ये आपने देखा कि इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज किया। अब आगे बढ़ते हैं, इस फैक्टराइजेशन को आगे बढ़ाते हैं हम, तो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी दो टर्म बन रहे हैं, एक टर्म ये है और ये दूसरा टर्म है। तो यहाँ x प्लस 18 हम कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 18 हम कॉमन ले लिए। अब इस कॉमन से इसमें हम भाग देंगे तो x बचेगा और फिर इस कॉमन से इसमें भाग देंगे तो फिर 17 बचेगा यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अब वही बात होगी कि जैसे इसको हम दाहिने तरफ ले जा रहे हैं तो इससे हम भाग देंगे और 0 में किसी भी चीज से भाग दिया जाता है तो वो 0 ही हो जाता है। तो अब यहां पर हम लिखते हैं यदि x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 18। ठीक है, अब इसके लिए हम लिखते हैं यदि x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 17। इस तरह से हमने देखा कि x के दो वैल्यूज हमको प्राप्त हो रहे हैं। x का एक वैल्यू प्राप्त हो रहा है 18, ओके, और दूसरा वैल्यू प्राप्त हो रहा है 17। ठीक है, तो इसमें आइए हम देखें कि अगर हम 17 को लेते हैं तो एक संख्या ये 17 हो जाएगी, ओके, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 18 हो जाएगी। उसके बाद वाली, अगर जैसे हमने कहा था कि x प्लस 1, तो ये x है तो ये x प्लस 1 है। 17 और 18 का गुणा करते हैं तो फिर वो निकल जाएगा आपको 306। दोनों का गुणा करेंगे 306 आपको प्राप्त होगा। इन दोनों का गुणा करने पर 306 प्राप्त होगा। तो चलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। तो एक जो नंबर है पॉजिटिव, इसमें कहा था, ओके, जैसे क्वेश्चन में कहा था द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, माने धनात्मक पूर्णांक को हमको निकालना है, तो पॉजिटिव इंटीजर इसमें निकालना था। तो दो पॉजिटिव इंटीजर का गुणनफल 306 है, ओके। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक तो निगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर निगेटिव को हमको नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव इंटीजर एक 17 होगा और एक 18 होगा, यही इसका राइट आंसर है, ओके। आइए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, म्यूट नहीं किया गया है, ओके। इसमें कोई दिक्कत आ रहा हो, समझने में कोई परेशानी हो रही हो तो बिल्कुल आप पूछेंगे, ठीक है। लाइव क्लास इसीलिए चलाया जाता है कि अगर आपके समझ में कोई बात नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल स्पष्ट अपने टीचर से पूछें, वहां से आवाज करें, मैं सुन रहा हूँ, आप सबको सुन रहा हूँ। एडमिट हो रहे हैं लोग, लेकिन इतना लेट मत कीजिए, तो मैं सबको सुन रहा हूँ, ये हमेशा याद रखिए। तो अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप हमको रोकेंगे, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, और क्वेश्चन है रोहन्स मदर
is 26 years older than him. रोहन एक लड़का है और उसकी माँ है, ठीक है, ठीक है। रोहन और उसके माँ पर एक क्वेश्चन ये बना हुआ है और इसमें कहा कि रोहन्स मदर इज 26 years older। ये माँ जो है ना 26 ईयर बड़ी है, ठीक है, बड़ा होना ही चाहिए माँ को। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, 3 वर्ष बाद, 3 years बाद, आफ्टर 3 years, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो दोनों के एज का गुणनफल 3 वर्ष बाद 360 हो जाता है। अब क्वेश्चन को समझिए। ओके, ये रोहन है, एक लड़का है और रोहन की माँ है। माँ रोहन से 26 इयर्स बड़ी है, 26 साल बड़ी है अपने बेटे से, बड़ा होना भी चाहिए माँ को, ठीक। आज से, अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा? 3 साल बाद रोहन की भी उम्र 3 साल बढ़ जाएगी और माँ की भी उम्र 3 साल बढ़ जाएगी। अब ये दोनों जो बढ़े हुए उम्र हैं उनका जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर आ जाता है 360। तो आपको ये पता लगाना है कि रोहन की उम्र क्या है, रोहन का एज क्या है इस समय क्या है रोहन का एज, ये आपको पता लगाना है। तो भाई हम लोगों को तो मालूम नहीं कि रोहन का एज क्या है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि रोहन इस वक्त मैंने वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में उसकी उम्र x ईयर्स है, मान लिया। लेट x बी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो रोहन की उम्र हमने x मान लिया, ओके। तो माँ रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, तो अगर रोहन x ईयर्स का है तो उसकी माँ कितने ईयर्स की होगी भाई? x प्लस 26, क्योंकि वो तो 26 वर्ष बड़ी है, बिल्कुल। तो रोहन जब इस समय वर्तमान में x वर्ष का है तो उसकी माँ कितने वर्ष की हो जाएगी? x प्लस 26 ईयर्स, ओके। अब बात हो रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज क्या होगी? भाई 3 साल तो बढ़ जाएगा ना, x प्लस 3, ओके। अब आ जाइए, माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? इस समय तो माँ की उम्र x प्लस 26 है, तो 3 साल के बाद माँ की उम्र क्या होगी? माँ की भी उम्र 3 वर्ष बढ़ जाएगी ना, x प्लस 26 प्लस 3। तो देखिए भाई, फिर से एक बार समझिए, एक बार फिर से समझिए। इस समय वर्तमान में रोहन की उम्र 1 साल है, ठीक। रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की उम्र होगी x प्लस 26 इस समय। अब चलिए 3 वर्ष बाद क्या होगा? 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र 3 वर्ष अधिक हो जाएगी, मतलब x प्लस 3। और ऐसा तो है नहीं कि रोहन की उम्र बढ़ रहा और माँ का उम्र वहीं पर हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो माँ का भी उम्र 3 वर्ष अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम 3 जोड़ दिए हैं 3 वर्ष बाद के लिए, और यहाँ पर x में भी हम 3 जोड़ दिए हैं। अब इन दोनों की सहायता से, अब दोनों का गुणा किया गया। क्वेश्चन में दिया है कि अगर दोनों का गुणा कर दिया जाए तो वह गुणनफल प्राप्त होता है 360। गुणनफल प्राप्त हो रहा है 360, ओके। तो दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है? 360। तो हमें निकालना है कि रोहन की एज क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न आप समझ गए हैं। तो ये हो गया x प्लस 3, ठीक है। और गुणा कर दिया इससे, ये तो x हुआ, 26 और 3 को ऐड कर दीजिए तो 29 हो जाएगा, प्लस 29 हो गया। और दोनों का गुणा करने पर
क्वेश्चन में दिया है कि ये गुणनफल आता है 360। ओके, चलिए यहां से x का वैल्यू हम निकालने का प्रयास करें। आप भी साथ साथ सॉल्व कीजिए, साथ में आप भी सॉल्व कीजिए। तो x से इसमें हम गुणा करेंगे, x स्क्वायर होगा, फिर x से हम इसमें गुणा करेंगे प्लस 29x हो जाएगा। अब 3 की बारी है, 3 से x में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, 3 से 29 में गुणा करेंगे तो 3 9 27 हो गया, 3 दूनी 6 87 हो गया। ठीक है, और ये हो गया। अच्छा, इसको बाएं साइड में कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया 360 बाएं साइड में, तो दाहिने साइड में कुछ नहीं बचा। ओके, इतना बात आप समझ रहे हैं। अब आइए इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स वाला पद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो जगह एक्स का पद है, तो इन दोनों को जोड़ देना चाहिए। तो 29 और 3 को जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 एक्स हो गया। ओके, अब आपको 360 में से इसको निकालना पड़ेगा। तो 10 में से 7 को निकाल देंगे, 3 हो गया। ठीक है, और इसको 15 कर दिए, 15 में से 8 को निकालेंगे 7 हो जाएगा। एक तो निकल ही गया है। ठीक है, 2 बच गया, यानी कि 273 हो गया। लेकिन माइनस वाला ये बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस होगा, इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से आ गया। अब हमें क्या करना होगा, आप समझ गए। यहाँ पर द्विघात समीकरण बन चुका है और इस द्विघात समीकरण को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमारा सबसे पहले काम ये होता है उसको द्विघात समीकरण बनाएं। जब द्विघात समीकरण बन जाता है तो फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में 2 स्टेप होते हैं। घटना को देख करके आप समीकरण तैयार कीजिए, ये समीकरण, इसमें द्विघात समीकरण प्राप्त होता है, और उसके बाद द्विघात समीकरण को सॉल्व कर दीजिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ पूछना चाहते हैं? रोहन से 7। ओके, मतलब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आंसर भी दे दिए कि रोहन की उम्र 7 इयर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। ये होना चाहिए कि जब टीचर क्वेश्चन पढ़ा रहा हो, समझा रहा हो, तो बिल्कुल मतलब आप आंसर तक पहुंच जाए, मतलब हमसे आप 4 कदम आगे चलें। ये होना चाहिए, ये स्टूडेंट का ये हाँ। ओके, थैंक यू, आपने आंसर निकाल दिया। चलिए ठीक है, हमारा तो समझाना काम है, हम तो समझाएंगे ही। तो आज ये इसको हम खंडित करेंगे। तो एक्स स्क्वायर और इसका हम गुणा करते हैं, तो -273 तो हो गया, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको हम खंडित करेंगे, ठीक ना। 273 को खंडित करेंगे तो कोई 2 से कटने वाला नहीं है, ये 3 से कटेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर ये 3 से इसको हम कटाने का कोशिश करें तो हमें क्या क्या यहाँ पर बचेगा, लेकिन ये 3 से कटने वाला नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे 39, आप इसको कर सकते हैं 39 और 7, तो 7 से इसको काट दीजिए। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 2 हो गया ना, 2 और 1, और 7 3 जा 21, और ये हो जाएगा 13, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पर हमें खंड जो मिल रहे हैं वो 3 7 और 13 मिल रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये माइनस है, तो घटाकर कितना होना चाहिए, घटाकर 32 होना चाहिए। देखो, ये माइनस चिन्ह ही बतलाता है कि घटाकर 32 होना चाहिए। कैसे 32 होगा, इसको पेयर बनाइए और देख लीजिए। तो अगर 13 तिया 39 कर दिया जाए और इसमें से 7 को माइनस कर दिया जाए, तो फिर ये 32 बन जाता है। तो हमारी ये 2 खंड हुए 39 और 7। ओके, तो
39 और 7 हमें दो खंड प्राप्त हो गए। यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। अब आइए देखिए, मध्य पद जो है धनात्मक है, तो इसमें जो बड़ा होगा वो धनात्मक होगा और छोटा वाला ऋणात्मक होगा। ओके, तो अब इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस 39x माइनस 7x, ओके, माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब आइए यहां हम x कॉमन ले लें फटाफट, x प्लस 39, ओके, यहाँ माइनस तो कॉमन होगा ही, और 7 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये तो x हो जाएगा, ये प्लस भी होगा, और फिर 273 में 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको 39 ही प्राप्त होगा। बिल्कुल यहाँ इसी की कॉपी होती है ये ना। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं x प्लस 39, तो क्या बचता है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, ऊपर वाली लाइन मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए यदि x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, यदि लगाया जाता है यहाँ पर इफ, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 39 हो जाएगा। और यदि इसको हम लेते हैं, यदि x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू होता है 7। तो ये जो x हमने माना था, रोहन की उम्र हमने माना था, एज ऑफ रोहन, ओके, तो एज भाई किसी का ऋणात्मक तो होगा नहीं, ऋण एज तो नहीं होगा ना। अभी जस्ट अगर कोई लड़का पैदा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ अभी इसका एज 0 है, ये कह सकते हैं। 1 मिनट भी पूरा होगा तो उसकी उम्र 1 मिनट हो जाएगी, लेकिन माइनस में तो नहीं होगा ना, तो प्लस इसी को लेना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि रोहन का एज कितना हो गया, रोहन का एज ऑफ रोहन 7 इयर्स। ये आया था प्रिंसिपाल के तरफ से जवाब, जब मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो प्रिंसिपाल के तरफ से ये जवाब आ गया था स्क्रीन पर मेरे, इसलिए हमने धन्यवाद दिया। बिल्कुल, आपको इतना एक्टिवली पढ़ना पड़ेगा, एक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा, माँ की उम्र क्या थी भाई, 26 इयर्स, माँ बड़ी थी 26 इयर्स, तो 26 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो गया ना। तो उसकी जो माँ है, माँ उनकी है वो 33 इयर्स की हो गई। अच्छा, ये भी चेक कर लेना चाहिए कि जो मैं आंसर जो हम निकाल रहे हैं वो सही है या सही नहीं है। तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, ये 10 साल का हो जाएगा, और 3 वर्ष बाद ये कितना होगा, 36 का हो जाएगा, माँ 36 की हो जाएगी, और रोहन 10 वर्ष का हो जाएगा 3 साल बाद। फिर दोनों का गुणा करते हैं तो क्या होगा, 360। यही तो क्वेश्चन में था कि 3 वर्ष बाद दोनों के उम्र का गुणा किया जाता है तो कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। यानी कि इस तरह से आप जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हाँ जो हमने किया है वो सही किया है, सेटिस्फाइड भी हो सकते हैं ना। आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, और ये तीसरा था, सॉरी यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, लेकिन ये एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन हमने किया, ठीक है, यहाँ पर छूट गया था लिखना। अब आइए दूसरे का चौथा, ओके, तो इसमें क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करें। हाँ, इंग्लिश वाला ही क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है ना। अच्छा, टाइम आउट दिखला रहा है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन है, मैं इसका बना दे रहा हूँ। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का दूरी तय करती है, वो ट्रेन है, ठीक है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इसका जो स्पीड है ना यूनिफॉर्म है, एक समान चाल है, ऐसा नहीं कि ट्रेन कभी तेज हो गई कभी स्लो हो गई, ऐसा नहीं है। उसके चाल को एक समान मानते हुए इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होता, लेस कम होता, ठीक ना,
उसी दूरी को तय करने के लिए देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो उसी दूरी को तय करने के लिए ये ट्रेन 3 घंटे ज्यादा समय लेती, 3 घंटे अधिक समय लेती। ये क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग मान लें कि ट्रेन का शुरू में चाल क्या है, भी है, और ट्रेन भी मतलब एक समान भी चाल से चलते हुए वह 480 किलोमीटर तय करती है। ओके, तो हमने मान लिया कि वो चाल था भी। इस चाल से चलते हुए ट्रेन ने 480 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। अब क्वेश्चन यहां पर ये हो गया कि जिस चाल से ट्रेन जा रही थी, अगर उसका स्पीड कम होता, कितना कम होता, 8 किलोमीटर पर आवर भी स्पीड से ट्रेन जा रही थी, अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होता तब क्या होता भाई, तब v माइनस 8 होता, v माइनस 8। तब कह रहा है कि तब ट्रेन 3 घंटे अधिक समय लेती, 3 घंटे ये समय अधिक लेती। तो समय के लिए हम t कहते हैं, ठीक है ना। तो 3 घंटे ये समय अधिक लेते। तो आइए देखिए, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। फिजिक्स में क्लास 9th में आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम निकालें तो t इज इक्वल टू डी अपॉन v। तो टाइम क्या होगा, t इज इक्वल टू डी अपॉन v हो जाएगा। ओके, तो कह रहा है कि 3 घंटा ज्यादा समय लगता। ठीक है, तो यहां पर जैसे पहले कितना समय लग रहा है, डी अपन भी, अब कितना समय लगेगा, अब 3 घंटा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो पहले समय लग रहा था कितना, डी अपन भी। जब पहली बार वो भी चाल से चली थी ट्रेन और 480 किलोमीटर दूरी तय की थी, तो 4 भी स्पीड से चलकर 480 किलोमीटर दूरी तय करने में उसने समय लिया था डी अपान भी। लेकिन अब डी अपान भी से ज्यादा समय ले रही है। कितना ज्यादा समय ले रही है, 3 घंटे ज्यादा समय ले रही है। क्यों 3 घंटे ज्यादा समय ले रही है, क्योंकि यहां पर चाल हो गया है कम। कितना कम हुआ है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया है, इसलिए ये समय ले रही है 3 घंटा ज्यादा। ओके, तो ये है भाई समय, ध्यान दीजिए ये समय है। देखो ये समय का सूत्र हमने लिखा है, बिल्कुल मैं यहां पर आपको समझा दिया हूं, v इक्वल टू डी अपॉन टी। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन v। तो ये क्या हुआ, ये समय हुआ। तो इस समय के जगह पर हमने लिखा है डी अपॉन v। तो डी अपॉन v हो गया, इसमें 3 घंटा अधिक समय लगा है, तो इसमें 3 हमने ऐड कर दिया है। ओके, अब आप जानते हैं कि ये समय है। ओके, और ये क्या है, ये तो चाल है, ये चाल है। तो समय और चाल का भाई जब हम गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अभी हमने फार्मूला लिखा था डी अपॉन टी। ओके, तो अगर तिर्यक गुणा आप कर देते हैं, तिर्यक गुणा तो क्या होता है, डी इक्वल टू वी टी। भी क्या है, भी चाल है, और टी क्या है, समय है। तो चाल और समय का आप गुणा करते हैं तो आपको दूरी प्राप्त हो जाती है। यानी कि यहां पर एक तरह से देखा जाए तो चाल और समय का गुणा कर रहे हैं तो क्या प्राप्त होगी, दूरी प्राप्त होगी। अब एक बात याद रखिए, जब वह ट्रेन भी चाल से चल रही थी, एक समान चाल से, तो उस समय भी दूरी 480 ही था, और जब उसका स्पीड कम हो गया तो 480 किलोमीटर ही जाना है, मतलब दूरी उतना ही जाना है। ठीक है ना, इस बात को समझते रहिए। अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, यहीं से भी हम निकालेंगे। ओके, तो ये समीकरण हमारा बन गया है और यहीं से हमको भी निकालना है। याद रखिएगा जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है। तो चलिए ये हो गया v माइनस 8। ठीक है,
और ये हो गया वही चीज मैं लिख दे रहा हूँ डी अपॉन भी प्लस 3 आई इक्वल टू डी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जगह खाली हो गया। अब आइए इसका हम गुणा करते हैं ना, इसका गुणा करते हैं। तो इसमें भी दो पद है और इसमें भी दो पद है, इसका गुणा करना है सिंपली। तो भी और इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, सोच लीजिए, भी और इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा। जैसे भी है और गुणा डी अपान भी है, तो भी तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी बचेगा, तो डी हो गया। ठीक, तो भी और इसका हमने गुणा किया तो भी कट गया, डी बच गया। फिर भी और इसका हम गुणा करेंगे तो प्लस 3 भी हो जाएगा। ओके, भी का काम हो चुका है। अब -8 से इसमें हम गुणा करेंगे। ओके, -8 से हम इसमें गुणा करने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -8 तो होगा ही, और ये हो जाएगा डी अपॉन भी। फिर -8 से हम इसमें गुणा करने जा रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, और 8 तरीका 24 लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर डी। ओके, इतना आप काम कर सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, भी और डी का गुणा किया तो डी हो गया। ओके, भी और इसका गुणा किया तो 3 भी हो गया। ठीक है, -8 और इसका गुणा किया तो -8 और डी अपन भी हो गया। फिर -8 और इसका गुणा किया तो माइनस और 8 3 जा 24, और इस डी को हमने उतार दिया है। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो वैल्यू रख ही दिया जाए, तो डी के जगह पर क्या लिखेंगे, 480। तो डी के जगह पर हो गया 480 किलोमीटर। ओके, 3 भी ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, 8 और यहाँ पर डी के जगह पर क्या लिखेंगे, 480 लिखेंगे, अपान भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, -24, इस डी को इधर लाइए, माइनस हो जाएगा, और डी का वैल्यू तो हम जान रहे हैं 480 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 480 धन चिन्ह के साथ है और यहाँ पर 480 ऋण चिन्ह के साथ है, तो इन दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए, खत्म हो गया। ओके, अब आइए यहाँ बचता है 3 भी। ठीक है, 3 भी हमने लिख दिया। ओके, अपन 1 कर दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। अब 8 से तो इसमें गुणा करना होगा, तो 8 0 0 हो गया, 8 टाइम 64 हो गया, और 8 चौका 32, और 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, अपान भी। अब यहां पर क्या बचा, -24 बच रहा है, -24, यहां पे अपान 1 कर दीजिए। अब चलिए, हो सकता है कि नीचे दिखाई न दे रहा हो, इसलिए मैं ऊपर मिटा दे रहा हूं। ये सब हम YouTube पर डाल देंगे, वहां से आप लोग नोट कर लेंगे, ये मत घबराइए। देखो, ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं YouTube पर डाल दूंगा, वहां से आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप नोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी होती है। तो एलसीएम यहाँ पर भी लिया गया है लघुत्तम। तो लघुत्तम जब हमने भी ले लिया भाई, तो भी में 1 से हम भाग देंगे तो भी बचेगा, भी से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 3 भी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इस भी में भी से भाग देंगे ना, तो 1 होगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा, इतना ही होगा, 3840। अब आइए यहाँ भी में 1 से भाग देंगे ना, तो भी होगा, यानी कि हो जाएगा -24 भी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ओके, और भाई यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं ना, भी यहाँ पर जो भी देख रहे हैं, इसको दाहिने तरफ ले जाइए। दाहिने तरफ ले जाएंगे तो 0 से गुणा होगा, 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, 3 भी स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ ना, 24 भी को मैं पहले लिख दिया और इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ, 3840। ठीक है, हाँ, आपको ये समझना होगा कि भी गया कहाँ। तो भी गया दाहिने साइड में, दाहिने साइड में गया तो 0 से गुणा हो गया, और 0 से गुणा हुआ तो 0 हो गया। ओके, तो ये हो गया 0। क्लियर? अब आ जाइए, हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें
3 से अगर डिवाइड कर दिया जाए 3 से, तो थोड़ा हमारा समीकरण हल्का हो जाएगा। तो 3 से अगर हम डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर। ओके, 3 से अगर डिवाइड हम करते हैं तो ये हो जाएगा 8v। 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 2 जा 6, 2 बार जाएगा, और 24 हो जाएगा ना, तो 3 8 जा, ओके, और फिर ये हो जाएगा 0। इस तरह से ये प्राप्त हो गया। सॉरी, 24, ओके, 1280, ओके, 1280 इज इक्वल टू 0 लिखना चाहिए, इज इक्वल टू 0। तो यहां तक तो हम पहुंच गए। अब क्लियर हो गया। यहां पर एक तरह से देखा जाए तो x के जगह पर भी लिखा हुआ है, मतलब यहां पर आप x भी लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ऐसे भी आप लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर चाल की बात हुई थी तो थोड़ा फार्मूले का यहाँ पर यूज हुआ, इसलिए हमने भी लिख दिया ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम न हो, क्योंकि फिजिक्स में आप चाल वगैरह के बारे में, स्पीड वगैरह के बारे में आप पहले से पढ़ रखे हैं। अब यहाँ पर हमें खंड करना है, और खंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये क्या होगा, v स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर 2 खंड मिलते हैं, देखो इसका इसका गुणा करते हैं ना तो ऋण आएगा, माइनस, और माइनस के 2 खंड होते हैं, प्लस माइनस, यानी कि घटाने पर 1 होना चाहिए। इसका 2 ऐसे खंड लेना है कि घटाने पर 1 होना चाहिए। तो एक खंड हमको मिल जाता है 40, और एक खंड मिल जाता है हमको 32। तो 32 एक खंड मिल गया, लेकिन यहाँ प्लस रखना पड़ेगा, तभी तो इसमें से ये माइनस होगा, और माइनस होने के बाद ये माइनस होना चाहिए, ठीक नहीं, ये इसलिए हमने बड़े वाले को माइनस रखा है, और फिर माइनस इज इक्वल टू 0। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो v स्क्वायर, ओके, सॉरी, यहां पर हम पेयर कर दें, 2 2 का पेयर ले लें, ठीक है, पेयर करके यहां पर हम कॉमन ले लें v, तो यहाँ v हो जाएगा, ओके। और सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया, यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, v लिखना चाहिए, एक सॉरी आदत बनी हुई है, वही x लिखा गया है यहाँ पर, ठीक ना, इसको आप समझ लीजिए, ये एक v है, x गलती से लिखा गया था। तो आ जाइए, ये हो गया 40। अब यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें, प्लस में कॉमन लें, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और 32 कॉमन लिया जाए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी बचेगा, और माइनस यहाँ 40 ही होगा, इसको गुणा करके आप चेक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, जैसे 0 है तो 0 लिख दिया, 4 2 और 4 में 12 हो गया, ओके। अब यहाँ देखिए, फिर यहाँ पर हम चाहें तो v माइनस 40 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा v प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो आज ये यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, यदि v माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा, v इक्वल 40 हो जाएगा। ऊपर मैं मिटा रहा हूं, और फटाफट इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब अगर इसको हम मान लेते हैं v प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 32 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चाल है, और चाल ऋणात्मक नहीं होता। भाई देखिए, 2 चीजें हैं, बड़ी कंफ्यूज होता है, जैसे स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग। वेग सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है। लेकिन जो स्पीड है, चाल, वह स्केलर है, अदिश राशि है, और ओ अगर बिल्कुल कम होगा तो 0 होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ इसके मान तो होंगे ही, और इसके मान पॉजिटिव में ही होते हैं, धनात्मक मान ही होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर चूंकि बात हो रही है स्पीड की, तो निश्चित रूप से हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहिए, और पॉजिटिव वैल्यू है 40। यानी कुछ ट्रेन की जो चाल थी ना, एक समान चाल,
वो 40 किलोमीटर पर आवर थी, और इसी 40 किलोमीटर पर आवर से चलकर उसने वो डिस्टेंस तय किया था। तो इसका राइट आंसर 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर एनसीईआरटी 4.1 का ये दूसरा क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ओके, थैंक यू वेरी मच। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम एसएन सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसएन सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा आईडी 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।